7 दिसंबर 1941। इतिहास की वो तारीख जिसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस की शांत सुबह किसी भी आम दिन जैसी लग रही थी, लेकिन उस दिन नेवी बेस पर एक ऐसा तूफान टूटने वाला था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। नेवी बैटलशिप पर तैनात अफ्रीकी अमेरिकी नौजवान डोरिस मिलर रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था। सुबह होते ही उसने ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व किया और फिर लॉन्ड्री कलेक्ट करने चला गया। ठीक सुबह 7:57 पर डोरिस को एक सायरन की आवाज सुनाई। वो सायरन जिसे शायद कोई भी सैनिक कभी सुनना नहीं चाहता। डोरिस तुरंत बाहर भागा और जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। पूरा आसमान जापानी बॉम्बर विमानों से भरा हुआ था। कुछ ही पलों में पर्ल हार्बर पर जैसे कयामत टूट पड़ी। जापानी एयरक्राफ्ट्स ने एक के बाद एक अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आग, धमाके और तबाही हर तरफ फैली हुई थी। यह हमला अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस पर किया गया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जापान ने अमेरिका पर इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत क्यों की, एक मामूली किचन असिस्टेंट डोरिस मिलर को अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड क्यों दिया गया और आखिर अमेरिका ने बदले में जापान पर न्यूक्लियर बम क्यों गिराया। नॉलेज फैक्ट्स की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1941 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू हुए 3 साल बीत चुके थे। अमेरिका अब तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसने जापान के खिलाफ चीन की मदद करने का फैसला किया। जी हाँ, वही चीन जिसके खिलाफ आज अमेरिका खुलकर खड़ा है। पर उस दौर में अमेरिका चीन को जापानी हमले से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था और यहीं से शुरू होती है वो कड़वाहट जो आगे चलकर दुनिया के सबसे विनाशकारी युद्ध का कारण बनी। कुछ यूं था कि द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू हुए अब तक 3 साल बीत चुके थे। एक तरफ जर्मनी और इटली जैसे फांसीवादी देश थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र थे। इस भीषण युद्ध के बीच अमेरिका न्यूट्रल बना हुआ था, क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में भारी नुकसान झेलने के बाद अमेरिका ने तय किया था कि अब वह यूरोप और एशिया की लड़ाइयों से दूर रहेगा। लेकिन एक देश ऐसा था जो बार बार अमेरिका की सीमाओं के करीब पहुंचकर उसे चुनौती दे रहा था, और वो देश था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी थी। तेल, लोहे और रबर जैसे जरूरी सामान उसके पास नहीं थे। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए जापान ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला शुरू कर दिया। वो कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। अब उसकी नजर थी फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे इलाकों पर, जो पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के बिल्कुल पास थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी टेंशन थी। मलेशिया ब्रिटिश टेरिटरी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स टेरिटरी थी और फिलीपींस खुद अमेरिका की टेरिटरी मानी जाती थी। यानी जापान की ये चालें अब सीधे अमेरिका और उसके दोस्तों को चुभने लगी थीं। ऊपर से जापान के पीछे खड़ा था हिटलर, जो पहले से ही ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन बन चुका था। इन हालातों को देखते हुए जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को तेल और अन्य जरूरी सामान देना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जापान के सामने एक बड़ा संकट था, क्योंकि उसके पास खुद का तेल नहीं था और बिना तेल के उसकी सेना और एयरफोर्स कुछ भी नहीं कर सकती थी। दरअसल जापान अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल अमेरिका से ही आयात करता था। लेकिन जब अमेरिका ने ये सप्लाई रोक दी तो जापान के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अमेरिका ने शर्त रखी, अगर जापान को फिर से तेल चाहिए तो उसे सबसे पहले चीन से अपनी सेना हटानी होगी। अब जापान 2 राहों पर खड़ा था। अगर वो चीन से पीछे हटता तो पूरी दुनिया यही मानती कि हिटलर की मदद के बावजूद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ अगर तेल नहीं मिलता तो जापान की पूरी मिलिट्री मशीनरी धीमे धीमे दम तोड़ देती। अब जापान के पास कोई आसान रास्ता नहीं था, लेकिन उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वो चीन से अपनी सेना नहीं हटाएगा, बल्कि तेल के लिए इंडोनेशिया पर हमला करेगा। मगर यहाँ भी एक दिक्कत थी। इंडोनेशिया उस समय नीदरलैंड्स की टेरिटरी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जापान को पहले फिलीपींस पर कब्जा करना पड़ता, जो अमेरिका के अधीन था। यानी अब टकराव तय था। जापान को पूरी तरह अंदाजा था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो अमेरिका की जवाबी कार्रवाई सीधे पैसिफिक ओशन में मौजूद पर्ल हार्बर नेवल बेस से होगी। लेकिन अब वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। तेल के भंडार तेजी से खत्म हो रहे थे और जापान के पास हमला करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब उसका निशाना फिलीपींस नहीं, बल्कि खुद पर्ल हार्बर था। जी हाँ, जापानी मिलिट्री लीडर्स ने फैसला लिया कि वो अमेरिका के सबसे अहम नेवल बेस पर एक सरप्राइज अटैक करेंगे और उसे पूरी तरह तबाह कर देंगे, ताकि अमेरिका के पास जवाब देने की ताकत ही ना बचे और जापान आराम से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। योजना अब तेजी से अमल में लाई जा रही थी। जापान ने एक विशाल नेवल फ्लीट तैयार की, जिसमें शामिल थे 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर शिप्स और सबसे खतरनाक 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स, जिन्हें 6 एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोड करके
पर्ल हार्बर की ओर रवाना किया गया। अब जरा अमेरिका की ताकत पर भी नजर डालते हैं। पर्ल हार्बर बेस पर तैनात थे 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, कई सबमरीन और लगभग 390 एयरक्राफ्ट्स थे। यानी अगर अमेरिका को पहले से इस हमले की भनक लग जाती तो उसके पास इस हमले को नाकाम करने की पूरी ताकत मौजूद थी। लेकिन जापान का सबसे बड़ा दांव था गुप्तता। हमले से पहले जापानी कमांडर ने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी सैनिक वायरलेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया गया ताकि अमेरिका को जरा भी अंदेशा न हो कि उसकी ओर तबाही बढ़ रही है। जापान से रवाना हुई हमलावर फोर्स ने लगभग 8000 किलोमीटर का समुद्री सफर तय किया और अब वो पर्ल हार्बर से महज 370 किलोमीटर दूर थे। और यही वह पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वो हमला था जो इतिहास में अब तक के सबसे बड़े और अचानक किए गए सैन्य हमलों में से एक था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह ठीक 7:57, करीब 350 जापानी फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स ने पर्ल हार्बर पर 2 अलग-अलग ग्रुप में धावा बोल दिया। अमेरिकन सैनिकों को इस हमले का कोई अंदेशा नहीं था और उन पर ये मानो कयामत बनकर टूटा। पहला हमला शुरू हुआ गोलियों और बमों की बरसात से। लगातार 45 मिनट तक जापानी विमानों ने तबाही मचाई और फिर वापस लौट गए। पहले तो अमेरिकन बेस को लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन महज 10 मिनट बाद जापानी एयरफोर्स का दूसरा ग्रुप और भी ज्यादा तबाही लेकर लौटा, जिसने गोले बारूद की बारिश के साथ पर्ल हार्बर को आग और धुएं में बदल दिया। कुल 1 घंटा 15 मिनट तक यह हमला चलता रहा और इस दौरान जापान ने 20 नौसैनिक जहाज, 8 बड़ी बैटलशिप्स और 300 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया। आसमान काले धुएं से ढक चुका था, धरती जल रही थी और समंदर गवाही दे रहा था एक नए युद्ध की शुरुआत की। इसी तबाही के बीच अमेरिकी नेवी की एक बैटलशिप पर तैनात था एक अफ्रीकन अमेरिकन कुक डोरिस मिलर, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। सुबह सुबह जब वो लॉन्ड्री कलेक्शन कर रहा था, उसे एक खतरनाक सायरन सुनाई दिया। वो दौड़ते हुए बाहर आया और देखा कि एक जापानी टोरपीडो मिसाइल उनके जहाज से टकरा चुकी थी। उस धमाके में शिप के कैप्टन और कई अफसर जख्मी हो चुके थे, लेकिन डोरिस मिलर पीछे नहीं हटा। बिना किसी सैन्य ट्रेनिंग के उसने अकेले घायलों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और फिर खुद ही एक एंटी एयरक्राफ्ट गन संभालकर जापानी विमानों पर जवाबी हमला किया। डोरिस मिलर ने 6 दुश्मन एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया और अपनी बहादुरी से इतिहास में अमर हो गया। उसे मिला नेवी क्रॉस, जो अमेरिका की नेवी का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, सिर्फ मेडल ऑफ ऑनर के बाद। इस 75 मिनट के विनाशकारी हमले के बाद जापानी एयरक्राफ्ट वापस तो लौट गई, लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध में आ गया था। अमेरिका, जो इस हमले से पहले तक वर्ल्ड वॉर II से पूरी तरह अलग था, पर्ल हार्बर पर हुए हमले के ठीक अगले दिन उसने जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका ने जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद लगभग 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को फिर से खड़ा करने में जुट गया। खुशकिस्मती से कई जहाज शैलो वाटर में डूबे थे, जिन्हें रिपेयर करके दोबारा ऑपरेशन में लाया जा सकता था। 4 महीने बाद अमेरिका ने वो किया जिसकी उम्मीद जापान को भी नहीं थी। अप्रैल 1942 अमेरिका ने टोक्यो पर बम वर्षा कर वही कहर बरसाया जो जापान ने पर्ल हार्बर पर किया था। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर II में जापानी धरती पर पहला जवाबी हमला था। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका के बीच एक भीषण युद्ध चलता रहा, जहां अब अमेरिका का पलड़ा भारी होता चला गया। जापान इस जंग में हर दिन और कमजोर होता गया, फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं था। वो न तो सरेंडर कर रहा था और न ही अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर ही दिया। 6 अगस्त 1945 सुबह ठीक 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट मंडराता हुआ देखा गया। इस विमान ने अपने अंदर छुपा रखा था एक 4400 किलो वजनी परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय। बम गिराए जाने के सिर्फ 43 सेकंड बाद एक ऐसा धमाका हुआ कि हर तरफ उजाला और खामोशी छा गई। उसके बाद एक आग का गोला जमीन से उठकर आसमान को चीरता चला गया, जिसने आसपास का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये था मानव इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक। हिरोशिमा का लगभग 80% हिस्सा चंद सेकंड्स में तबाह हो गया। जापानी मिलिट्री लीडर्स के लिए ये सदमे से कम नहीं था। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अमेरिका ने यहीं पर भी रुकने का नाम नहीं लिया। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा न्यूक्लियर हमला कर दिया गया। इस बार निशाना बना नागासाकी। बम का नाम था फैट मैन।
जो था करीब 4670 किलो वजनी। इस एक धमाके ने पूरे शहर को मिटाकर रख दिया। इमारतें, जिंदगियां, संस्कृतियां सब राख हो गईं। ये वो दो परमाणु बम थे जो आज भी दुनिया को याद दिलाते हैं कि जंग जीतने के लिए इंसानियत को हारना कितना बड़ा अपराध हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए इन दो परमाणु हमलों के बाद जापान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी दुनिया देख रही थी एक महाशक्ति किस तरह घुटनों पर आ चुकी थी। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर आकर देश के नाम एक ऐतिहासिक घोषणा की। हमने एक बेहद मुश्किल फैसला लिया है, हम अब हथियार डाल रहे हैं। और ठीक 2 सितंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। यहीं से खत्म हुआ वो युद्ध जिसे दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध कहा। एक ऐसा युद्ध जिसने लाखों जिंदगियां लीं, शहरों को राख में बदल दिया और इंसानियत को उसके सबसे काले अंधेरे में झोंक दिया। लेकिन इसी विनाश से एक सीख भी निकली कि जंग में कोई जीतता नहीं, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। ये थी कहानी उस दिन की जब इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा झकझोर गया। और अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।